So let's start revising cost sheet. What is cost sheet? It is basically a statement which gives you the build-up and breakup of cost of a cost object. तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना जरूरी है व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट? क्या बताया था मैंने मीनिंग? जिस चीज का कॉस्ट निकालना है उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलना है. तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, like it can be a product, it can be a factory as a whole, it can be one department of a factory. तो जिस चीज का कॉस्ट निकालना है उसके लिए हम बेसिकली कॉस्ट शीट बनाते हैं एज ए डॉक्यूमेंट. और कॉस्ट शीट में उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट कैसे डेवलप हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाती है. मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मटेरियल कॉस्ट कितना है, वेजेस का कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने खर्च करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स उसमें कितने खर्च हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी कौन से प्रकार के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, यानी पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन दिस कॉस्ट शीट. आर यू ऑल गेटिंग इट? इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी फॉर्मेट वगैरह है क्या? आंसर इज नो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. जैसे कि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है वैसे यहाँ पे कॉस्ट शीट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. अभी आपने एक क्वेश्चन में देखा कि कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव्स हमने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ना होते हुए भी एक जगह पे ऐड किए. इज इट राइट? क्वेश्चन नंबर 12 में देखा हमने, बराबर है? हाँ. तो बच्चों कॉस्ट शीट का ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट हम लोग जनरली एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं. वो आज के इस रिवीजन सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. इज इट राइट? तो फाइन. व्हाट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, a document which provides detailed cost information. In typical cost sheet, cost information is presented on the basis of functional classification. तो चैप्टर नंबर 1 में हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन समझा है. फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम डायरेक्ट कॉस्ट अलग से दिखाते हैं और बचे इनडायरेक्ट कॉस्ट सारे के सारे, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं. ओवरहेड्स हम फंक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब एक फैक्ट्री का लेआउट अगर हम इमेजिन करें तो फैक्ट्री के लेआउट में मोस्टली क्या क्या होता है? एक तो सबसे पहले फैक्ट्री मतलब बिजनेस का लेआउट बोलता हूं मैं, बिजनेस. दिस इज बिजनेस लेआउट. ओके. तो बिजनेस लेआउट में हमारा प्रोडक्शन जहां पे होता है उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं. बोलो हाँ या ना? और इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट. ओके. फिर यहाँ पे अपना मटेरियल वगैरह रखने के लिए स्टोर डिपार्टमेंट होता होगा. फिर यहाँ पे अपना फैक्ट्री के बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता होगा. फिर यहाँ पे अपना मान लो वेयर हाउस है, मतलब फिनिश गुड्स बनने के बाद हम यहाँ पे स्टोर करते हैं. इसके साथ साथ शायद आपके फैक्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग से है. दिस इज बिजनेस एज अ होल. आर यू गेटिंग इट? तो दोस्तों इन सभी डिपार्टमेंट्स का काम अलग अलग है. तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के काम को हमने टोटल 3 फंक्शंस में बांटा है. कॉस्टिंग में कितने फंक्शंस में बांटा है? 3 फंक्शंस में. फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए मतलब प्रोडक्शन का जो काम करने वाले डिपार्टमेंट है उसको सबको फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से जानेंगे. उन सभी डिपार्टमेंट्स के खर्चों को फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से जानेंगे. जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या है? रॉ मटेरियल को स्टोर करना और उसको प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री को इशू करना. तो ये किसको सर्व करता है? फैक्ट्री को सर्व करता है. तो इसके सारे ओवरहेड्स कौन से ओवरहेड्स माने जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स माने जाएंगे. बट ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या काम करता है? खरीदे हुए बिल्स का रिकॉर्ड रखना, बेचे हुए गुड्स का रिकॉर्ड रखना, डेटर से कितने पैसे आने हैं, क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने, ये सब हिसाब किताब. मतलब इनका प्रोडक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये कौन सा वर्क कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है. जो फैक्ट्री को सर्व करेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम करेगा ओवरऑल फैक्ट्री का वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एंड जो स्पेसिफिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज्ड है उसको कौन सा ओवरहेड बोलेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. यानी प्रोडक्ट का मार्केटिंग वगैरह ये सारे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल?
मतलब हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो कि हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं, उन सभी के सभी खर्चों को हम लोग कहां पे बेचते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। मैंने सही बोला ना? सारे के सारे फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स के खर्चे हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये छोड़ के कुछ कुछ खर्चे हमारे कॉस्ट शीट में हमने डिपार्टमेंट वाइज दिखाया है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस एंड ऑल। देखेंगे अभी, फॉर्मेट पढ़ते पढ़ते पूरा समझ में आ जाएगा। इज इट राइट? यानी सिंपल सी बात है, कॉस्ट शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? डायरेक्ट कॉस्ट आपको पहले दिखाने हैं, तो हमारे कॉस्ट शीट की शुरुआत हमेशा कहां से होगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से। मैंने आपको बोला है, प्रोडक्शन जिस ऑर्डर में मूव होता है ना, वैसे कॉस्ट शीट बनता है। इज इट राइट? तो पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन की शुरुआत करने के लिए स्टोर्स डिपार्टमेंट से मटेरियल लेंगे। इज इट राइट? उसके भी पहले एक स्टेप है स्टोर्स डिपार्टमेंट में मटेरियल खरीदने का, बट वो हमारे कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। खरीदा हुआ मटेरियल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आई हैव यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शुड बी। तो बच्चों, हम डायरेक्ट मटेरियल परचेसेस कभी नहीं लेते। क्या लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। बोलो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इज इट राइट? समटाइम्स आपके डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के वर्किंग नोट में कैरेज इनवर्ड भी हम इंक्लूड करते हैं। वो कैरेज इनवर्ड क्यों इंक्लूड करना है, वो आपको मटेरियल टॉपिक में पता चलेगा। मटेरियल टॉपिक में कैरेज इनवर्ड क्यों ऐड करना है? बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ परचेस ओनली। आपने 10 बारी परचेस किया तो 10 बारी मटेरियल का सप्लायर के प्रीमाइसेस से हमारे प्रीमाइसेस तक लाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ परचेस ओनली इन कॉस्टिंग। दो आपको अकाउंट्स में उसको अलग से दिखाना है कैरेज इनवर्ड करके, बट हम उसको मटेरियल का कॉस्ट ही मानते हैं कॉस्टिंग्स में, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में। इज इट क्लियर? वो आपको कहां पे क्लियर हो जाएगा? मटेरियल वाले चैप्टर में। इज इट क्लियर? फाइन। समटाइम्स आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है कि हमने जो मटेरियल खरीदा है उसमें से कुछ मटेरियल सप्लायर को वापस कर दिया, तो आपको क्या करना है? नेट परचेसेस लेने हैं, रिटर्न्स माइनस करके, यानी परचेस माइनस परचेस रिटर्न। कैसे निकाला मटेरियल कंजम्पशन? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेसेस कौन से लेंगे? परचेसेस कौन से लेंगे? अपने तो ग्रॉस परचेसेस लेस रिटर्न्स लेंगे, ग्रॉस परचेसेस लेस रिटर्न्स लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? कैरेज इनवर्ड भी आपको मटेरियल का कॉस्ट ही समझना है। कॉस्ट शीट में डेटा जो दिया है उसमें कैरेज इनवर्ड अगर अलग से दिया है तो कंसिडर इट एज अ कॉस्ट ऑफ परचेस ओनली। इज इट राइट? वो कंजम्पशन के वर्किंग नोट में ही आना चाहिए। तो चलो, कंजम्पशन आप कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस। कभी कभार क्वेश्चंस में जीएसटी का एडजस्टमेंट दिखा आपको, और जीएसटी में इन्होंने हमेशा क्या लिखा? सेट ऑफ इज अवेलेबल। बट क्या पता आपके एग्जाम में सेट ऑफ इज नॉट अवेलेबल बोल दे। तो सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है तो जीएसटी का कॉस्ट भी हमें कहां पे लेना पड़ेगा? परचेसेस में ही लेना पड़ेगा। सेट ऑफ अवेलेबल है तो जीएसटी इग्नोर करेंगे। इज इट राइट? कभी कभार क्वेश्चन में पैकिंग कॉस्ट भी एडिशनल बताएंगे, परचेसेस के ऊपर पे किया है, तो वो भी हमें मटेरियल के कॉस्ट में पकड़ना है। वो सारी चर्चा हम मटेरियल वाले चैप्टर में वापस से करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो नॉलेज आ जाता है। फाइन। लेस क्या करना है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम पहला आइटम है कॉस्ट शीट का। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो प्रोडक्शन के लिए जितने वेजेस पे किए हैं, वो जो फैक्ट्री में ही पे किए हैं, वो सारे के सारे वेजेस यहाँ पे लेने हैं। इज इट राइट? प्रोडक्शन के लिए पे किए हुए वेजेस, प्रोडक्शन के लिए पे किए हुए वेजेस। देन उसके बाद बच्चों अगला खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हैं, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है यहां पे चर्चा की हमने। इज इट राइट? फाइन। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में एम्प्लॉइज हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वो सारे कवर करने हैं। और उसमें वेजेस सैलरीज तो आएगा ही आएगा, अलाउंसेस इंसेंटिव्स अलग से देते हैं कभी कभार, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम कभी कभार अलग से देते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई एंड एनी अदर बेनिफिट विच इज पेड टू द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव, ट्रैवल कंसेशन, सब्सिडाइज्ड फूड, लीव विथ पे। ये सारे आइटम्स अगर आपके क्वेश्चन में अलग से दिए हैं तो कंसिडर इट एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट लिखना है, अंडरलाइन करना है, और ये सारे खर्चे एक वन बाय वन इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में टोटल लेना है। इज इट राइट? तीसरा हेड कौन सा है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी भी खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस कब बोलना है?
किसी भी खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस कब बोलना है मैंने बताया, उसके लिए आपको पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। जनरली कॉस्ट शीट हम प्रोडक्ट का बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है हमारा, प्रोडक्ट। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करनी रह गई, शुरुआत में ही डिस्कस करनी चाहिए थी, कॉस्ट शीट हम एक्चुअल पीरियड का भी बना सकते हैं या फिर एडवांस में भी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना सकते हैं। मोस्टली हमारे सारे क्वेश्चंस में आपको क्या दिखा, एक महीना खत्म हो चुका है और उस महीने का कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है। कॉस्ट शीट महीने का बन सकता है या फिर ईयर का बन सकता है या फिर 6 महीने का भी बता सकते हैं। जितने पीरियड का प्रोडक्शन दिया है उतने पीरियड का कॉस्ट शीट आपको बनाना है। इज इट क्लियर? फाइन। तो बच्चों ये हुआ कॉस्ट शीट कौन से पीरियड का है एंड ऑल। बट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। जो खर्चे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? अब ये सर डायरेक्टली रिलेटेड है, ये कैसे समझेगा, आप उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा के देख लो, खर्चा भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन घटा के देख लो, खर्चा भी प्रोपोर्शनेटली घटेगा। तो उसको कौन सा एक्सपेंस बोल देना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। इज इट क्लियर? लेकिन लिखते समय ये डेफिनेशन लिखना है, लेकिन उसका अर्थ वही है, expenses other than direct material cost and direct employee cost will be considered as expense। याद है ना पहले लेक्चर का क्लासिफिकेशन, टोटल कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। जो मटेरियल नहीं है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, वो एक्सपेंस माना जाता है, वही यहां पे बोला। बट एक्सपेंस में भी विच आर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड can be directly traced in an economically feasible manner to a cost object। यानी जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है, ट्रेस करना मतलब रिलेट कर दिया जा सकता है। यानी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो खर्चा भी बढ़ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट ट्रेसिंग हो रहा है यहां पे। आर यू गेटिंग इट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट खर्चा मानेंगे। या फिक्स रह रहा है या फिर बदल रहा है लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं बदल रहा है, तो उसको कौन सा खर्चा बोलना है, इनडायरेक्ट खर्चा बोलना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल बच्चों? फाइन। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कुछ लिस्ट आपके कॉस्ट शीट वाले टॉपिक में दी है, जो आपने विदाउट फेल पढ़ के याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। अब देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, ये शब्द आया तो कहां पे लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। याद है ना एक क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली लिखा था कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज डायरेक्ट एक्सपेंस में। रॉयल्टी आया तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिखना। हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, देखा ना पिछले वाले क्वेश्चन में, हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी हमने कहां पे लिया था, डायरेक्ट एक्सपेंस में। बट बच्चों यहां पे हम एक एजम्पशन कर रहे हैं, कौन सा, कि ये पर यूनिट पे किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे बड़ा प्रोडक्शन वैसे ये खर्चा भी बढ़ता जाना चाहिए, तभी हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। कभी कभार हम मशीनरीज रेंट पे ले सकते हैं मंथली बेसिस पे, आप प्रोडक्शन कितना करो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट बच्चों प्रैक्टिकली देखोगे ना, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने जेसीबी मशीन भाड़े पे लिया, तो आपको पता होना है कि नहीं है पता नहीं है, बट ऐसे मशीन्स भाड़े पे अगर हम लेना चाहेंगे तो आरली भाड़ा बताते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्शन आरली हुआ तो 1 आर का पैसा देना पड़ेगा, 2 घंटे का प्रोडक्शन किया तो 2 घंटे का, यानी जैसा ज्यादा उपयोग होता जाएगा वैसे खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। कभी जेसीबी मशीन पूरे दिन के लिए भाड़े पे नहीं देते ये लोग, आरली भाड़ा लगाते हैं, देख लेना आप मार्केट में। तो भाड़े पे जो मशीन्स मिलते हैं, हायर पे जो मशीन्स मिलते हैं, वो मोस्टली ऐसे आर स्पेसिफिक टर्म्स पे ही दिए जाते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नोट लिखना कि हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, नो हाउ, अगर ऐसा एलिमेंट आया तो आपको उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है। amortize कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स, तो बच्चों मोल्ड पैटर्न पेटेंट पता है आपको, मोल्ड एंड पैटर्न्स पता नहीं होगा, तो हम मोस्टली फैक्ट्री से बिलोंग करेंगे। अब मान लो ये कैलकुलेटर का ये जो प्लास्टिक का शेप आया है, कैन यू सी इट, ये ऑटोमेटिक आया है क्या, नहीं, क्या किया होगा इन्होंने, प्लास्टिक को पहले पिघलाया होगा, और जो पिघला हुआ प्लास्टिक है वो बाद में किसी ढांचे में डाला होगा। इज इट राइट? दैट ढांचा इज कॉल्ड एज मोल्ड या फिर पैटर्न्स बोलते हैं इसको। ऐसा पैटर्न होता है एक, वो मटेरियल स्टील का होता है शायद, उसमें ये मेल्टेड प्लास्टिक इंसर्ट कर देते हैं, उसमें सैंड वगैरह सब लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर वो मेल्टेड प्लास्टिक एक होल से छोड़ा जाता है, फिर
प्लास्टिक थोड़े समय के बाद ठंडा हो जाने के बाद ऐसा शेप पकड़ लेता है। तो वो जो सांचा है उसको हम लोग मोल्ड या फिर पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न। ओके, तो बच्चों क्या होता है, ये पैटर्न मोल्ड का लाइफ हमारे मोस्टली क्वेश्चंस में 2 साल वगैरह देते हैं। ये इमीडिएटली खराब नहीं होता है, आज खरीदा उसके बाद 1-2 साल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। 1 साल में यूज करके खत्म होता है तो वो पूरा खर्चा आप लोग अपने कॉस्ट शीट में ले लो, बट 2 साल लाइफ दिया है तो आपको प्रोपोर्शनेट 1 साल का खर्चा लेना है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग्स, यानी आपके प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक डिजाइन करके लिया है आपने, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस मानना है। आपके प्रोडक्ट के लिए आपने कोई स्पेशल ड्राइंग करके लिया है, स्पेशल है तो डायरेक्ट एक्सपेंस मानो। इज इट क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, उस प्रोडक्ट के लिए ही ये सॉफ्टवेयर बना के लिया है। नाउअडेज हम वीएनसी सीएनसी मशीन्स पे काम करते हैं, ठीक है ना। वीएमसी मशीन होता है जिसमें मान लो अगर ये माइक बनाना है तो ये माइक का ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें होल है, देखो यहाँ पे, राइट। ये होल, पहले ये पार्ट पूरा बनता है, बाद में ये होल किया जाता है। अब ये होल करने का जो मशीन है ना, उसमें प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ती है कि इतने ही साइज का होल बनाओ करके। अगर मान लो माइक थोड़ा सा छोटा कर दिया तो उसके कवर का होल छोटा होगा। तो अगर मान लो मेरे को 1 लाख छोटे माइक बनाने का ऑर्डर आया तो उस 1 लाख माइक्स के इस पार्ट को होल करने का सेपरेट प्रोग्राम मुझे करवा के लेना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सेपरेट प्रोग्रामिंग करके लिया ना मैंने, वो कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट शीट में। आर यू गेटिंग इट? तो अगर आपके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बना के लिया तो वो सॉफ्टवेयर का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाना चाहिए। एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये अदर कैटेगरी मेरे को कभी समझ में नहीं आती, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो। मतलब क्या, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए बोला तो 2 यूनिट बनाने का 20 रुपए, 3 यूनिट बनाने का 30 रुपए, ऐसा नेचर अगर है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस समझा। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू व्हाट? प्राइम कॉस्ट। आई बात समझ में? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। दोस्तों सारे डायरेक्ट खर्चे आ चुके, सारे डायरेक्ट खर्चे आ चुके। आर यू ऑल गेटिंग इट? फाइन। अब मुझे जरा सा बताइए, आगे जाने से पहले पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं। सारे डायरेक्ट खर्चे आ चुके हैं, अब बचे कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हमने टोटल काम के अनुसार, इस फैक्ट्री के सेटअप के अनुसार हमने कितने कैटेगरीज में बांटा है? 3 कैटेगरीज में। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और भी 2-3 है जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स, राइट। तो हमने फंक्शनल बेसिस पे इनडायरेक्ट खर्चों को ऐड करना है जगह जगह पे। बट बिफोर दैट कौन सी जगह पे ऐड करना है वो बाद में देखते हैं। बिफोर दैट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मटेरियल कंज्यूम जो लिया आपने, ये मान लो 1 महीने का कॉस्ट शीट है, तो इस 1 महीने में आपने आपके फैक्ट्री में जो भी काम किया है उसका मटेरियल कंजम्पशन लिया। उस 1 महीने में आपके फैक्ट्री में जो भी काम किया है उसके लिए जो वेजेस पे किए वो आपने यहां पे लिए। इस 1 महीने में जो भी काम आपके फैक्ट्री में हुआ है उसके लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपने यहां पे लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस महीने में आपने जो भी काम किया है वो कौन सा काम किया है? आपने क्या काम किया फैक्ट्री में? प्रोडक्शन का। यानी आपका फैक्ट्री में टोटल प्रोडक्शन किस चीज का हुआ है? सिर्फ फिनिश गुड्स बना है या डब्ल्यूआईपी भी बना दिया आपने? आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो दोस्तों 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि आपके पास ओपनिंग में कुछ गुड्स डब्ल्यूआईपी में थे। कोई भी बिजनेसमैन अगर होगा तो सबसे पहले आके क्या कंप्लीट करेगा? वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा। यानी मान लो अगर पिछले महीने में 80% काम हुआ है तो पिछले महीने में आपने क्या किया होगा? वो 80% जो पिछले महीने खर्च किए थे वो उस उस कॉस्ट शीट से मतलब पिछले महीने के कॉस्ट शीट से आपने वो 80% कॉस्ट निकाल के लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करके, पिछले महीने के कॉस्ट शीट में लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करके वो कॉस्ट बाजू में रखा होगा। और इस महीने मैंने काम क्या किया?
उसके ऊपर 20% मटेरियल, 20% लेबर, 20% डायरेक्ट एक्सपेंस खर्च किए, वो 20% इसमें इंक्लूडेड है। एम आई राइट? आर यू ऑल गेटिंग इट? तो बच्चों इस महीने में आते ही मैंने सबसे पहले काम क्या किया, डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। ये एक काम मैंने किया होगा पक्का। फिर उसके बाद मैंने क्या किया होगा, नया इनपुट लिया होगा, नया रॉ मटेरियल लिया होगा, जीरो, स्टार्ट फ्रॉम लेवल जीरो, एंड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड सम यूनिट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए होंगे। जीरो से शुरू किया और 100% कंप्लीट किया, जो भी मटेरियल लगा वो 100% यहां पे आया, वो 100% यहां पे आया, लेबर कॉस्ट, वो 100% डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गए। यानी ये दूसरा काम हुआ आपका। पहला काम डब्ल्यूआईपी को फिनिश में कन्वर्ट किया, दूसरा काम जीरो से शुरू किया था, 100% कंप्लीट किया। कुछ ऐसा भी काम हो सकता है जो जीरो से शुरू किया था लेकिन आप उसको खाली कितना परसेंट कंप्लीट कर पाए, 70% कंप्लीट कर पाए, यानी 70% मटेरियल खर्च किया होगा उसके ऊपर, 70% लेबर खर्च किया होगा, 70% डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च किए होंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? और 70% फैक्ट्री ओवरहेड्स भी खर्च किए होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स पे वापस आता हूं मैं। तो बच्चों यहाँ पे जो प्राइम कॉस्ट आती है वो आपके सभी प्रोडक्शन की आती है। आपके प्रोडक्शन में कौन सा प्रोडक्शन किया आपने? कुछ यूनिट्स है सर जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में आधे बने थे पिछले साल ही, पिछले महीने ही, जिसको मैंने रिमेनिंग कंप्लीट किया, ये भी तो एक प्रोडक्शन है। आर यू गेटिंग इट? ये भी तो एक प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद कुछ गुड्स थे जो जीरो से शुरू करके पूरे के पूरे बना दिए, ये भी एक प्रोडक्शन है। और कुछ गुड्स है जो जीरो से शुरू करके 70% तक ही बना लिए, ये भी एक प्रोडक्शन है। यानी आपने जो भी प्रोडक्शन का काम किया उसका मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस प्राइम कॉस्ट में है। Is it right? Total of all these three is called as prime cost. So prime cost is of total production, including WIPs, including WIPs, including work done on WIPs, including work done on WIPs. I hope आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के एंड में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? सेल्स दिखता है। क्या WIPs बेचे जा सकते हैं? नहीं। एक काम करते हैं, यहां पे बाद में आते हैं, पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे खर्चे हैं जो भले ही डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन ना हो, बट दे आर समहाउ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। बिकॉज फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा वो किस चीज के लिए होगा? प्रोडक्शन के लिए होगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन के साथ दूर दूर तक कोई संबंध है क्या? नहीं। बट फैक्ट्री का है प्रोडक्शन के साथ संबंध, दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, वी आर कॉलिंग इट एज इनडायरेक्ट expense और overheads, we are calling it as overheads because it is indirect expense, उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, बट दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अरे बोलो ना। तो अभी हमें प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर देना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर देना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से हैं वो बता दो। तो दोस्तों फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको दिया है यहाँ पे नोट नंबर 1 में, आपके नोट्स में है ये। वर्क्स कॉस्ट, सॉरी वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कौन से ओवरहेड्स बोल सकते हैं हम उसको? वर्क्स ओवरहेड बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल सकते हैं। इज इट राइट? कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, छोटे छोटे मटेरियल्स जो प्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं बट मेंटेनेंस के लिए वगैरह लगते हैं। मशीन का कोई नट बोल्ट या फिर मशीन को लगने वाला ऑयल फिनिश गुड्स में नहीं जा रहा है वो, इसलिए वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। बट इज इट अ इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन? यस, बिकॉज वो ऑयल अगर नहीं डालोगे मशीन में तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो वो भी एक मटेरियल है बट इनडायरेक्ट, इसलिए इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाना है। बोलो हाँ या ना। देन डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये तो समझ में आ जाएगा। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, अगर आया कोई ऐसा नया आइटम आपको तो लिखना है इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में। बोलो हाँ या ना। अभी तक किसी क्वेश्चन में देखा नहीं हमने बट आ सकता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, बहुत सारे इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर का सैलरी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है। वो प्रोडक्शन नहीं करता, वो खाली ऐसा देखता रहता है, वर्कर काम नहीं कर रहा है, मोबाइल फोन रख चल काम पे जा। सुपरवाइजर का काम है सुपरवाइजिंग करना, गलत प्रोडक्शन कर रहा है तो बताना वर्कर्स को कि ये गलत कर रहे हो। ये प्रोडक्शन नहीं करता है बंदा
बट इसका वेजेस सैलरी जो भी है वो हमारा फैक्ट्री में हुआ खर्चा ही है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा वो। बट अकाउंटेंट कहाँ पे काम करता है? फैक्ट्री में आके बोलता है क्या वर्कर्स को, ए तू ये काम मत कर, ये मत। अकाउंटेंट का काम क्या है? अकाउंटिंग, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इज इट क्लियर? बोलो रे बच्चों। देन इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, कंफ्यूजन होता है देखो। स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ड्राइंग कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। बट डिपार्टमेंट का ड्राइंग एंड डिजाइनिंग कॉस्ट है, डिपार्टमेंट समझता है ना, किसी एक प्रोडक्ट का नहीं, ओवरऑल डिपार्टमेंट का, तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, जरा इसको आप ऑब्जर्व करो। देन इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक एज वेल एज रॉ मटेरियल का स्टॉक का इंश्योरेंस किया तो कहां पे जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एक क्वेश्चन में देखा था हमने, याद है ना? बट फिनिश गुड्स का इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बोलो हाँ या ना? एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्चर्स, टूलिंग्स, कहां पे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। जिग्स मतलब पार्ट होता है, फिक्चर मतलब पार्ट होता है, टूलिंग मतलब हथौड़ा वगैरह, ये छोटे मोटे टूल्स। ये क्या होता है, इनका लाइफ 1 साल से ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका एमोर्टाइज कॉस्ट लेना है, यानी डेप्रिसिएशन की तरह। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सच एज टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का खर्चा, ये सारे खर्चे आपको कहां पे भेज देने बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो ये लिस्ट आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है एग्जाम के पहले, ओके? अपने नोट्स में है, फाइन। तो कहां तक पहुंचे हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या मिला मुझे बच्चों? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस का अर्थ क्या है? डब्ल्यूआईपी पकड़ के। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में मैंने कौन से प्रोडक्शन की बात की? जो ओपनिंग में डब्ल्यूआईपी में गुड्स थे उसको कंप्लीट करने का जो भी खर्चा है वो यहाँ पे आया है। फिर जो नए यूनिट 0 से शुरू करके 100% कंप्लीट किए वो सारा खर्चा यहाँ पे आया है। देन उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जो गुड्स है वो 0 से शुरू करके क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 70% तक काम हुआ उसके ऊपर, तो वो 70% खर्चा भी यहाँ पे आया है। बट बच्चों अगर मैं कॉस्ट शीट को डीप जाके ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे 23 पॉइंट पे आके ऑब्जर्व करूं, तो मुझे यहाँ पे सेल्स दिख रहा है, ओके? तो जैसे कॉस्ट अकाउंट्स में मैचिंग कंसेप्ट है, वैसे कॉस्टिंग में भी मैचिंग कंसेप्ट है। क्या डब्ल्यूआईपी वाले यूनिट्स बेचे जा सकते हैं? आंसर इज नो। यानी हमें अब डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट करना चाहिए, यानी हमारे टोटल कॉस्ट में जो डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट है वो हमें निकाल देना है यहां से कॉस्ट शीट में से। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूआईपी के गुड्स मैं बेचूंगा ही नहीं। मैं अगर बेचूंगा ही नहीं तो उसका सेल आएगा ही नहीं। यहाँ पे सेल कब आएगा? अगले साल आएगा। तो यहां से निकाल के वो कॉस्ट मैं कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं? अगले महीने के कॉस्ट शीट में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो अगले महीने में इट विल बी अ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, बट इस महीने में इट विल बी अ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। डोंट वरी, आपको ये अमाउंट दिया जाता है। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपको क्या करना है? लेस करना है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपको क्या करना है? ऐड करना है। व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज दिस इज मैचिंग, मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हो रहा है। अगर ये कॉस्ट यहीं पे रख दे तो हम सेल रेवेन्यू के अगेंस्ट गलत कॉस्ट माइनस कर देंगे। इसका सेल जाएगा अगले महीने, क्योंकि डब्ल्यूआईपी फिनिश कब होगा? अगले महीने। तो अगले महीने सेल जाएगा लेकिन खर्चा यहीं पे रह जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैचिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां से निकाल दिया। तो जब आप ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में से ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करते हो, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमेशा क्या करना है? ऐड करना है। मैंने बताया था ना कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को फिनिश करने के लिए आपने कितना परसेंट खर्चा किया यहाँ पे? 20%, 20%, 20%। लेकिन सर फिनिश गुड्स मतलब 100% कम खर्चा होना चाहिए उसके ऊपर। तो बेटा वो 80% जो पिछले महीने किया था ना वो यहाँ पे ऐड होगा। तो ये 80% वाला खर्चा और उसके ऊपर का इस महीने का 20% का खर्चा, ऐसे मिला के वो फिनिश गुड्स बन गया। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ। और ये जो 70% खर्चा मैंने किया है जो इस फिगर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये अब कंप्लीट कब होगा? अगले महीने। तो इसलिए ये 70% का खर्चा मैं यहां से माइनस कर दूंगा, तब जाके मुझे फिनिश गुड्स का क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का खर्चा। अभी तक बाकी डिपार्टमेंट के खर्चे मैंने इसमें जोड़े नहीं है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं? चलो फटाफट रिपीट करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। आर यू ऑल गेटिंग इट?
that is called as factory cost. So whenever the term factory cost is used, you must add these 4 expenses. Okay, fine. तो net factory cost मिल गया आपको. फिर उसके बाद अब बाकी सारे डिपार्टमेंट के खर्चे ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? फिनिश गुड्स के ऊपर, क्योंकि बच्चों यहां से प्रोडक्शन अब आउट हो चुका है. आर यू गेटिंग इट? अब ये प्रोडक्ट जो आउट हुए हैं इनको बेचने के लिए ये सारे खर्चे हुए हैं ऐसा मानना है हमें. आर यू गेटिंग इट? बट फिर भी इन प्रोडक्ट्स को पहले क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेजा जाता है. ओनली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विल बी सेंट टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. डब्ल्यूआईपी वाले नहीं जाते क्वालिटी कंट्रोल में. आर यू गेटिंग इट? तो डब्ल्यूआईपी का मामला वहीं पे खत्म करके हम आगे बढ़े हैं. अब फिनिश्ड प्रोडक्ट हम कहां पे भेजेंगे? क्वालिटी कंट्रोल खर्चे के लिए. तो मैं ऐड करूंगा बाद में वर्क्स कॉस्ट में ऐड करूंगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. बट ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन से डिपार्टमेंट का होना चाहिए? प्रोडक्शन प्रोसेस का वगैरह रिसर्च होना चाहिए, प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस का. ठीक है ना? देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऐड करना है. देन अगर कोई क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट या फिर मिसलेनियस इनकम आपको हुआ है तो वो माइनस करना है. ठीक है, क्योंकि दिस इज रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर. एंड लास्ट में प्राइमरी पैकिंग का खर्चा ऐड करना है. प्राइमरी पैकिंग मतलब द कॉस्ट ऑफ पैकिंग विच इज इनकर्ड टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट. ओके, तो ये सब के खर्चे क्या क्या है ये जानना है तो आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा नोट्स में. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में इट इंक्लूड्स ओनली दोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, सिस्टम, प्रोडक्ट और सर्विसेज. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन बच्चों बहुत ही कम होते हैं, ये बहुत ही कम खर्चे होते हैं. इसमें वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डिपार्टमेंट जो होता है उसका खर्चा मोस्टली इंक्लूड होता है. क्वेश्चंस में देखा हमने. इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओनली. मान लो कोई एक मैनेजर है जो प्रोडक्शन प्लानिंग करता है तो उसके वेजेस कहां पे जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जाएंगे. द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए काम है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, यानी रियल में जाके कोई प्रोडक्शन नहीं करता वहां पे, बट वो प्रोडक्शन एडमिनिस्टर करने का जो काम है उसके सैलरीज वेजेस यहां पे पकड़ने. क्लियर? एंड पैकिंग कॉस्ट में कौन सा? प्राइमरी पैकिंग, द पैकिंग मटेरियल विच इज एसेंशियल टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज बाय द कस्टमर आर इंक्लूडेड हियर. क्या आपको ये बात समझ में आई? फाइन. तो अभी हम कहां पे पहुंचे? ये 5 खर्चे या फिर इनकम एडजस्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी इसको भी आप प्रोडक्शन कॉस्ट ही मानते हो. डू यू ऑल एग्री विद दिस? इसको भी आप फिनिश गुड्स पे ऐड करते हो. पूरे साल भर का, पूरे महीने भर का क्वालिटी कंट्रोल खर्चा आप प्रोड्यूस यूनिट पे स्प्रेड करते हो. आर यू गेटिंग इट? पूरे महीने भर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा आप प्रोड्यूस यूनिट पे स्प्रेड करते हो. यानी ये खर्चे डब्ल्यूआईपी को नहीं लगाते हम लोग, ये खर्चे सिर्फ किसको लगाते हैं? फिनिश गुड्स को. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आपको अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया. मान लो हमने 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं बट हमने बेचे हैं खाली 90,000 यूनिट. तो बच्चों 10,000 यूनिट का कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा. अगेन मैचिंग कंसेप्ट. अब ये 10,000 यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि सर 1 लाख यूनिट बनाने का खर्चा अगर 10 लाख है, इस 10 लाख में क्या क्या आया पहले ये बताओ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन से खर्चे आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन quality control expense, then research and development expense, then administration overheads related to production, then recoveries minus किए होते हैं and primary packing. ये 9 खर्चे आते हैं आपके cost of production में. तो आपका 10 लाख रुपए का टोटल खर्चा हुआ 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए. इसमें WIP वगैरह कोई कटकट नहीं है. जो WIP था वो ऑलरेडी माइनस करके ये खर्चा आया है. WIP को हमने वहीं पे फैक्ट्री में रख दिया एक प्रकार से, और फिनिश गुड्स बनाने का 10 लाख खर्चा बताया. तो बेटा 10 लाख खर्चा किया, 1 लाख यूनिट्स बने, तो एक यूनिट आपको कितने का पड़ा? 10 रुपए का. और अगर आपके स्टॉक में 10,000 यूनिट है तो 1 लाख का स्टॉक दिखाया जाएगा. ये 1 लाख को आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बोलते हो AS2 में. आर यू गेटिंग इट? तो ये 1 लाख अमाउंट में क्या क्या आया? वो 9 खर्चे आए जो मैंने अभी लिस्ट आउट किए. बोलो हाँ या ना. फिर आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल. ये बहुत ही जनरल लिस्ट है बच्चों.
इसमें डायरेक्टर की सैलरी, वेजेस, ये पूरा लिस्ट है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, बहुत लंबा लिस्ट है ये, ठीक है, ये समझ में आते हैं, नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस, जनरल मैनेजमेंट, यानी ऑफिस बिल्डिंग का एसेट का डेप्रिसिएशन, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, मीटिंग एक्सपेंस, ये सब के सब जनरल ओवरहेड्स है। आर यू ऑल गेटिंग इट? और उसके बाद ऐड क्या करना है बच्चों? सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड्स की लिस्ट में क्या क्या आएगा? जो जो खर्चा सेल्स के लिए किया जाता है वो आपका डिमांड जनरेट करेगा। सेलिंग ओवरहेड्स आर दोज ओवरहेड्स विच जनरेट्स डिमांड, जैसे कि मार्केटिंग का खर्चा सेलिंग ओवरहेड है। बट एक बार डिमांड जनरेट हो जाए तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन से खर्चे करने पड़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेल्स डिपार्टमेंट के एसेट का डेप्रिसिएशन, सेलिंग ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी, सेलिंग ओवरहेड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, मार्केट रिसर्च, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, n number of expenses are there of selling, is it right? Distribution overheads, डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चे, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। बच्चों पैकिंग कॉस्ट भी आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दिखाना है, लेकिन कौन सा? सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा, सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। तो बच्चों मुझे बताइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हम कितने यूनिट्स पे स्प्रेड करते हैं? प्रोड्यूस किए हुए यूनिट्स पे या बेचे हुए यूनिट्स पे? बेचे हुए यूनिट्स पे। देखो ना, मैंने 1 लाख यूनिट बनाए लेकिन मैंने बेचे कितने? 90,000 यूनिट्स, और इस 90,000 यूनिट पे मैंने ये ऐड कर दिया टू गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसा क्यों सर? जो बचे 10,000 यूनिट है उसके लिए, उसमें आपने ये खर्चे क्यों ऐड नहीं किए? यानी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल नहीं आते। AS2 में भी पढ़ा है आपने, इज इट राइट? क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक में आज मेरे गुड्स है वो कब बेचने हैं? अगले साल। तो अगले साल उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा ही, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी अगले साल ही होगा। तो अगले साल के खर्चों में से प्रोपोर्शनेट अमाउंट वहां पे ऐड हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? अरे बोलो। फिर उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे एंड देन आई विल गेट सेल्स, या फिर आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया जाएगा, इन दैट केस प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। इज इट राइट? तो बच्चों ये है अपना पूरा का पूरा कॉस्ट शीट। जरा नोट्स को आपको जरा डिटेल में समझना पड़ेगा, हर चीज मैंने डिटेल में डिस्कस की है यहाँ पे। और उसके बाद उसमें कौन से खर्चे आएंगे, यानी एग्जाम के पहले जब रिवीजन करने जाओगे तो ये सारे खर्चे आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की लिस्ट क्या है, एंड ऑल। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, certain items which are not included or included in the cost sheet. Abnormal cost कभी भी cost sheet में include नहीं करने हैं। ओके, जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर cost sheet में कभी नहीं आएगा, वो abnormal नेचर का खर्चा है। नॉर्मल प्रोडक्शन के खर्चे ही cost sheet में आएंगे। फिर उसके बाद मान लो कोई सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया, तो वो आप इंक्लूड करोगे, माइनस करोगे क्या? बिकॉज इट इज इनकम। तो अगर वो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो माइनस करो। जनरल सब्सिडी है, सभी प्रोडक्ट्स के लिए मिली है, तो माइनस मत करो। किसी एक प्रोडक्ट को बनाते हो इसीलिए वो सब्सिडी मिला है, तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट शीट में से वो माइनस होना चाहिए, क्योंकि आपको मिला जैसे सारे कॉम्पिटिटर्स को भी मिल जाएगा। उसने माइनस किया तो उसका कॉस्ट कम दिखेगा और आपका कॉस्ट ज्यादा दिखेगा, और आप सेलिंग प्राइस ज्यादा सेट कर बैठोगे। इज इट राइट? तो सब्सिडीज आपको माइनस करने हैं ओनली इन केस दे आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? पेनल्टी, फाइन, डैमेज, डीमरेज कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। एंड इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल कॉस्ट अगर इंक्लूड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में दिया है, तो उसको आप कहां पे ऐड करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करोगे। जहां पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करते हो ना, वहां पे सेपरेट लाइन आइटम दिखाना है आपको, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, एंड वहां पे ऐड करना है। इज इट क्लियर? तो ये सारे मुद्दे आपको कॉस्ट शीट में रिवाइज करके ही
जाने हैं। इज इट क्लियर? फाइन। तो यहाँ पे बच्चों रुक जाते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में विद द नेक्स्ट चैप्टर।